अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आप में से जिन लोगों ने मेरा पिछला वीलॉग देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने वो नहीं देखा और जिन्होंने उसको आखिर तक देखा, वहाँ मैं ये डिस्क्राइब कर रहा था कि अब से थोड़ी देर पहले, कोई 1 डेढ़ घंटा पहले वेनेज़ुएला के कैपिटल सिटी कैराकस में शदीद धमाकों की खबर है कि पता नहीं ये धमाके किसने किए हैं। उस वक़्त एक थियरी ये भी चल रही थी कि अगर वेनेज़ुएला के साथ अमेरिका की डील हो जाती है, तो उसके बाद ईरान की भी शामत आएगी, बिकॉज़ वेनेज़ुएला के तेल के ऊपर अमेरिका को मुकम्मल एक्सेस जो है, वो हासिल हो जाएगी। अब वो डील तो उस तरह की नहीं हुई, वो डील ये हुई कि उसके थोड़ी देर के बाद जब मैंने अपना वो वीलॉग कंप्लीट किया, तो मेरा ख़्याल है उसके 1 घंटे के बाद प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वो स्टेटमेंट सामने आई, जब उन्होंने कहा कि अमेरिका की फ़ौज ने डेल्टा फ़ोर्स, जो उनकी कमांडो यूनिट है, वो हर किस्म की हमारी तरह की कमांडो यूनिट नहीं है, वो खासी कॉम्प्रिहेंसिव एक कमांडो, एक पूरा सिस्टम ही है कमांडो सिस्टम का, जिसने अलॉन्ग विद द अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट निकोलस मडोरो और उनकी बीवी, जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट हैं इलेक्टेड इन 2024 दूसरी तीसरी दफ़ा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें गिरफ्तार करके एक अमेरिकन बहरी जहाज़ के ज़रिए न्यूयॉर्क लाया जा रहा है, जहां उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा और उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं नार्को ट्रेड, ड्रग ट्रेड रन करने के और स्टोलन ऑयल के। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोनों चीज़ों की अहमियत क्या है। चार्जेस हैं नार्को ट्रेड और स्टोलन ऑयल के। ये और बात है कि ये इल्ज़ाम जो है, कभी भी इसको इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको बहुत सीरियसली नहीं समझा, वो समझते हैं क्रेडिबल नहीं है, ये बहुत हद तक पॉलिटिकल किस्म के इल्ज़ामात हैं। और एक इल्ज़ाम ये था कि बहुत से और लोग जो हैं ट्रेडर्स वगैरह, उनको फॉल्स पासपोर्ट्स इशू किए हैं निकोलस मडोरो की हुकूमत ने, लेकिन और उसमें एक मेक्सिको का भी बहुत नाम था। लेकिन बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद अगस्त 2025 के अंदर मेक्सिको की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट इशू की और उन्होंने कहा कि मेक्सिको ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है और हमें इसकी किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं मिली कि वेनेजुएला की प्रेसिडेंसी या जो मडोरो है उनका डायरेक्टली ड्रग ट्रेड, नार्को ट्रेड से कोई ताल्लुक है। ये स्टोलन ऑयल क्या है? स्टोलन ऑयल ये है कि अच्छा, ये सारी कहानी जो है ये 1998 से शुरू हो रही है। जिस चीज़ को अभी हम देख रहे हैं ये अभी नहीं हुआ। ये एक 27 बरस की स्ट्रगल है अमेरिकन सिस्टम के दरमियान में और वेनेजुएलन लीडरशिप के दरमियान में, जिसका फाइनल ड्रॉप सीन अभी हमारे सामने हुआ है। और ये कहानी उस वक़्त शुरू हुई जब एक इंतहाई पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर जो हैं ह्यूगो चैवेज़ के नाम से 1998 में वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने एक बोलिवेरियन रेवोल्यूशन का वहाँ पे आगाज़ किया। बोलिवेरियन रेवोल्यूशन क्या है कि साइमन बोलिवर के नाम से 19th सेंचुरी के एक बहुत ही आइकॉनिक हिस्टोरिक, आप थोड़ी सी रिसर्च करें आपको पता चलेगा, एक बहुत ही बड़े कैरेक्टर गुजरे हैं लातीनी अमेरिका की तारीख में, जिन्होंने स्पेनिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ पूरे लातीनी अमेरिका को मुत्तहद करने की कोशिश की और यूं लातीनी अमेरिका के अंदर एक आज़ादी का जो एक सफ़र जो है वो शुरू हुआ। ये बहुत आइकॉनिक फिगर है, इसके बारे में आपको नेटफ्लिक्स पे बहुत डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सी फिल्में, बहुत सी रोमांटिक किस्म का सेगा जो है वो मिल जाएगा। तो वो जो बोलिवेरियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ वो दर हकीकत वेनेजुएला की इस्टेब्लिशमेंट, जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक था अमेरिका, ये उसके भी खिलाफ था, ये अमेरिका के भी खिलाफ था। और यूं ऑयल नेशनलाइजेशन 90s में ऑयल नेशनलाइजेशन की गई, सारे एसेट्स को स्टेट कंट्रोल में ले लिया गया और कहा कि हम एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन, एक हेल्थ रेवोल्यूशन, एक हम सोशल रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। और शुरू में उसने बहुत ज़्यादा डिलीवर भी किया, लेकिन ओवर द ईयर्स ये जो रेवोल्यूशन था बोलिवेरियन रेवोल्यूशन, इसकी सारी की सारी रिलायंस जो है वो ऑयल रेवेन्यूज़ के ऊपर थी। ज़हन रखिए कि 1970s में वेनेजुएला की डेली ऑयल प्रोडक्शन जो है वो अंदाज़न 3.5 मिलियन बैरल्स डे थी, जिस तरह से यानी मोर देन सऊदी अरेबिया, मोर देन अदर कंट्रीज। अभी ये तकरीबन 1 मिलियन बैरल्स डे से कम है, 9 लाख बैरल्स डे से कम है। उसकी वजह ये है कि ये जो बोलिवेरियन रेवोल्यूशन था इसकी सारा एम्फेसिस स्टेट कंट्रोल ऑयल रिसोर्सेज पे था। ये कभी भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई ना कर सके, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट ना कर सके, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज ना कर सके। बहुत से लोग इस वक्त, इसको मैं देख रहा हूँ, बहुत से पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो मुसलसल मुझे कमेंट्स भेज रहे हैं और उसमें एक आइडियोलॉजिकल तरीके से वो इसको देख रहे हैं, नज़रियाती तरीके से देख रहे हैं। ऑफ कोर्स जो हुआ है वेनेजुएला में वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है इखलाकी तौर पे, मॉरल तौर पे, लेकिन आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सिर्फ मॉरल लेंस से नहीं देख सकते, आपको उसका एनाटॉमी ऑफ डिजास्टर एंड पावर स्ट्रक्चर, जो बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट से भी आपको इंटरनेशनल अफेयर्स को देखने की जरूरत है। सो बोलिवेरियन रेवोल्यूशन शुरू में बड़ा कामयाब हुआ, अमेरिका को चैलेंज किया। 2002 में अमेरिका ने और सीआईए ने ह्यूगो चैवेज़ की हुकूमत का तख्ता, मिलिट्री को इस्तेमाल, हमेशा मिलिट्री को यूज़ किया जाता है कि सारा का सारा जो मॉडल है लैटिन अमेरिका का, पूरी दुनिया का, उसमें जब भी पॉपुलर हुकूमत को आपने गिराना होता है तो जो मिलिट्री है वो टूल होती है। सो मिलिट्री ने ह्यूगो चैवेज़ को
के खिलाफ कू करने की कोशिश की, उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। लेकिन 24 घंटे के अंदर-अंदर कैराकस जो बड़ा शहर है, इनका एक ही सबसे बड़ा शहर है, जैसा पाकिस्तान का कराची है, इसी तरह वेनेज़ुएला का कैराकस है। तो कैराकस जो है, उसमें लोग सड़कों के ऊपर निकल आए और फ़ौज डर के पीछे हट गई और यूँ वो रेवोल्यूशन जो एक बगावत थी, वो नाकाम हो गई। जो कू डेटा या रेजिम चेंज ऑपरेशन था, वो नाकाम हो गया और उससे ह्यूगो चैवेज़ की पॉपुलैरिटी में और बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ। कहते हैं उसके बाद भी बहुत सी छोटी-मोटी कोशिशें की गईं, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुई। कैंसर से ह्यूगो चैवेज़ की 2013 में डेथ हुई और उसके बाद पहले इंटरिम प्रेसिडेंट, फिर एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हुआ, जिसमें जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, वो इलेक्शन जीत गए और फिर उन्होंने 2018 में एक और इलेक्शन जीता जो बहुत कंट्रोवर्शियल था। पहले इलेक्शन से भी ज़्यादा उसमें ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिगिंग की है और फिर 2024 का जो इलेक्शन था, उसके बाद पूरी दुनिया जो थी, मग़रबी दुनिया, उसने उन्हें आइसोलेट कर दिया। अब ये भी वैसे ज़रूरी है समझना कि निकोलस मादुरो के ऊपर इंटरनल करप्शन के, इनकॉम्पिटेंस के, बैड गवर्नेंस के बहुत से इल्ज़ामात थे। लेकिन जो अमेरिका की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा जो आपको सच्चाई नज़र नहीं आती। लेकिन वो आइसोलेट हो गए और वो कभी भी ह्यूगो चैवेज़ की तरह पॉपुलर नहीं थे। ये चंद पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब ये स्टोलन ऑयल का क्या चक्कर है? जो इस वक़्त 2 चार्जेस हैं प्रिंसिपली कि ह्यूगो के निकोलस मादुरो जो हैं, वो नार्को ट्रेड रन कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया कि ये चार्जेस इंटरनेशनली सब्सटैंशिएट नहीं होते। दूसरा, ये ऑयल स्टोलन भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि स्टोलन ऑयल भी था। वो स्टोलन ऑयल ये है कि जब 1990s के अंदर अमेरिकन कंपनीज़ को और डिफरेंट जो कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट थी, जब उनको वेनेज़ुएलन हुकूमत ने, ह्यूगो चैवेज़ ने उनको नेशनलाइज़ किया, तो अमेरिका का चार्ज ये है कि सफिशिएंट कॉम्पेंसेशन अमेरिकन कंपनीज़ को या इन्वेस्टमेंट्स को नहीं दी गई और उसको वो स्टोलन ऑयल कहते हैं। और ये जो भी सैंक्शंस लगाई हुई थी और जो जहाज़ों को रोका जा रहा था, वो एक तरह से स्टोलन ऑयल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की फ़िलॉसफी के तहत से पूरा किया जा रहा था। इसको भी ध्यान में रखिए कि निकोलस मादुरो को गुज़िश्ता चंद हफ्तों में अमेरिकन हुकूमत की तरफ से बिहाइंड द सीन्स डील ऑफ़र हुई कि आप यहाँ से निकल के किसी थर्ड कंट्री में सेफली चले जाएँ। आपको और आपकी और वेनेज़ुएला के ऊपर मिलिट्री अटैक नहीं किया जाएगा और आपकी जो फैमिली है, आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगी। और कतर ने भी इसमें मीडिएट करवाने की कोशिश की कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बन जाए। ये मीडिएशंस कामयाब ना हो सकी। उसमें मसला ये था कि निकोलस मादुरो की डिमांड अमेरिकन नेगोशिएटर से ये थी बिहाइंड द सीन्स कि उनके ऊपर जो इंडाइटमेंट के चार्जेस हैं नार्को ट्रेड के और डिफरेंट चीज़ों के, उसको मुकम्मल तौर पे ड्रॉप कर दिया जाए, उनको मुकम्मल इम्यूनिटी दुनिया भर में दे दी जाए। लेकिन अमेरिकन्स इस स्टेज पे उनको वो इम्यूनिटी देने के लिए तैयार नहीं थे। जो थोड़ी सी रिसर्च मैंने इस पे की, उससे मुझे समझ आई है कि वो नेगोशिएशन थ्रू ना हो सकी और निकोलस मादुरो इस स्टेज को हैंडल ना कर सके। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि असल में बॉटम लाइन ऑयल है। ऑफ कोर्स कोई इसमें डिनायल नहीं है, लेकिन ये एक 27 साल का ऑयल के रिसोर्सेज के ऊपर एक झगड़ा था। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बताया जाता है कि वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। और दुनिया की इस वक्त भी जो ग्लोबल सप्लाई है, उसकी 17 to 20% या 19% सप्लाई वेनेजुएला से आ ही रही है, मिलियन बैरल्स अ डे के हिसाब से। लेकिन उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। उसके ऑयल रिजर्व सऊदी अरब से ज़्यादा है। ये ज़्यादातर उसके सी कोस्टल एरियाज़ में है। 300 बिलियन बैरल से ज़्यादा के रिजर्व है, जबकि सऊदी अरब के 260 या 270 बिलियन बैरल के रिजर्व्स हैं। लेकिन सऊदी ऑयल इंडस्ट्री बहुत बेहतर तौर पे मैनेज्ड है, प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है, वो बहुत तरीके से चलते हैं। जबकि वेनेजुएला जो है वो बैडली गवर्न था और बावजूद अपने ऑयल रिजर्व्स के इस वक्त वेनेजुएला में इकोनॉमिक जो बुरे हालात इतने ज़्यादा हैं कि गुज़िश्ता चंद बरसों में मिलियंस ऑफ, यानी इस वक्त आबादी जो है वो 28 मिलियन है। आबादी पहले 30 मिलियन से ज़्यादा थी, 3 करोड़ से ज़्यादा थी, अभी 2 करोड़ 80 लाख के करीब है। हालांकि आबादी में नेचुरल ग्रोथ भी होती है। आबादी कम इसलिए हो गई है कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेनेजुएलस ने गुज़िश्ता चंद सालों में नकल बकानी की है, हिजरत की है। वो और लातीनी अमेरिका में चले गए हैं और वो अमेरिका में भी आए हैं बहुत बड़ी तादाद में। और उनमें से बहुत से लोगों ने गुज़िश्ता 18-12 घंटों में सड़कों के ऊपर खुशी के बहुत ज़्यादा मुजाहरे किए हैं और वो इसको मना रहे हैं, मतलब एक सेलिब्रेशन के तौर पर मना रहे हैं। तो इकॉनमी बड़ी बुरी तरह से सीरियसली मिसमैनेज की गई यहाँ पे। लेकिन इस ऑयल की सिग्निफिकेंस ये है कि ये हेवी क्रूड है, ये स्वीट क्रूड नहीं है। अब इसमें एक्सपर्ट्स की बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अमेरिका की जो रिलायंस है, जो अमेरिका का अपना इस वक्त अमेरिका की ऑयल प्रोडक्शन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन वो बेसिकली शेल गैस की वजह से, ये शेल जो उसकी प्रोडक्शन है उसकी वजह से हो रही है। जो अमेरिका की रवायती ट्रेडिशनल ऑयल प्रोडक्शन थी, जो कैलिफोर्निया में इंडस्ट्री लगी हुई थी, वो डिपेंड थी, उसका स्ट्रक्चर इस किस्म का सेंडरी की मशीनरी का, कि वो हैवी क्रूड की रिफाइन जो अमेरिका के पास कम रह गया है और वो कनाडा से आता है और वो वेनेजुएला से आता है।
सो जिस किस्म का क्रूड ऑयल उस कैलिफोर्निया की इंडस्ट्री को चाहिए वो वेनेजुएला से आ सकता है, और वो उतनी बड़ी तादाद से नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ बैड रिलेशनशिप। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे वेनेजुएला के अंदर, तो दर हकीकत ये है कि ये हैवी क्रूड ऑयल कैलिफोर्निया की इंडस्ट्री के अंदर आएगा, और यूं अमेरिका को शेल पे ही सारी डिपेंडेंस नहीं करनी होगी, उसको ये ऑयल प्रोड्यूस होगा। ये वो सिचुएशन है जिसके बारे में बाज़ जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट को ये खदशा है कि जब एक दफ़ा ये अब चूंकि ज़ाहिर है वेनेजुएला अमेरिका के कंट्रोल में चला गया है, वहाँ की हुकूमत ख़त्म हो गई है, वहाँ ज़ाहिर है पहले भी तैयारी हुई होगी, तो वेनेजुएला के ऊपर जो ये स्ट्रक्चरल कंट्रोल है, इसके बाद ईरान के लिए रिस्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ईरान की लीडरशिप को इसका अच्छी तरह से एहसास है। यही वजह है कि अनलाइक 2022 एंड 23 जब उन्होंने बहुत मारधाड़ की, बड़ा क्रैकडाउन किया अपने प्रोटेस्टर्स पे, इस दफ़ा वो अपने प्रोटेस्टर्स के साथ लीनियंट ही ट्रीट कर रहे हैं। अभी तक 6, 7, 8 ही डेथ्स की वहाँ पे खबर है, जबकि 2022-23 में सैकड़ों डेथ्स की खबर थी। और वो अपने नेगोशिएटर्स और प्रोटेस्टर्स जो हैं, वहाँ पे भी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, वहाँ पे भी इकोनॉमिक इश्यूज़ बुनियादी तौर पे एक्सटर्नल सैंक्शंस की वजह से हैं, लेकिन उनके साथ नेगोशिएट करने की ईरानी लीडरशिप कोशिश कर रही है। जबकि इसराइल के जो मिनिस्टर्स हैं वो ट्विटर के ऊपर खुल्लम खुला प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि हम उनकी मदद करने के लिए आ सकते हैं। 2024 के इलेक्शन को अक्सर जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में, वैसे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि वो इतना बुरा इलेक्शन नहीं था जिस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन रिगिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद 2024 के इलेक्शन के बाद निकोलस मादुरो जो हैं उनकी आइसोलेशन जो है वो इंटरनेशनली, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ भी उसमें शामिल हो गए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी शामिल हो गए, तो उनकी एक कंप्लीट आइसोलेशन हो गई। और यूरोपियन यूनियन ने और ब्रिटेन ने और डिफरेंट कंट्रीज़ ने उनके इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ज़हन में इस बात को रखिए, जिस तरह से मैंने बांग्लादेश को हमेशा एक्सप्लेन करते हुए कहा है, बहुत से लोग वंस अगेन बांग्लादेश को सिर्फ शॉर्ट टर्मिज्म में देखते हैं कि देखिए 2024 में बांग्लादेश में या 25 में इस तरह से एक रेवोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स का, उसके पीछे 2009 से 2025 तक का जो सारा टाइम पीरियड है, जो उसका जबर है हसीना की हुकूमत का, वो उस पर रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ पर भी ये निकोलस मादुरो का 2024 का इलेक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक साइटेड रेफरेंस है। असल कहानी जो है वो 1998 से शुरू होती है, confrontation between United States and confrontation between the Venezuelan leadership and Bolivarian revolution, जिसके नतीजे में ह्यूगो चैवेज़ ने पूरे लातीनी अमेरिका को जो है वो खड़ा कर लिया, अमेरिका के खिलाफ एक अलायंसेस बनाए, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, और बहुत क्लोज रिलेशनशिप उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की रूस के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ, और तमाम जितने भी एंटी रशिया, चाइना और ईरान के साथ उन्होंने रिलेशनशिप खड़ा किया। मुझे 2006 में, मैं नॉन अलाइन मूवमेंट का एक समिट था क्यूबा के अंदर, उनके कैपिटल सिटी में, और मैं वहाँ पे उसे कवर करने के लिए गया था बरतानिया से, मैं उस वक्त एयरवाई के साथ था। तो वहाँ मुझे ह्यूगो चैवेज़ को डायरेक्टली देखने का और उनसे हाथ मिलाने का भी मौका मिला। वो बोलते ही अमेरिका के ख़िलाफ़ थे, और वो जो थे उनका कोई भी जुमला और कोई भी पैराग्राफ जो है वो अमेरिका की नफ़रत के बगैर कंप्लीट नहीं होता था। बट ही सर्वाइव्ड, ही डाइड ऑफ कैंसर। अब यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रूस का और चीन का बहुत बड़ा फेलियर है। आखिरी 6, 7, 8 दिनों में रूस ने और चीन ने खासे डिप्लोमेटिक ओवरचर किए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वेनेजुएला की 23 दिसंबर की दरख्वास्त को सपोर्ट करने की कोशिश की। रशिया ने और चाइना ने मसलसल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी, और 3 जनवरी को या 2 जनवरी को एक चाइनीज़ डेलीगेशन भी आया पोस्चरिंग करने के लिए, अमेरिका को बताने के लिए कि हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट हैं और आप यहाँ पर इंटरवीन ना करें। लेकिन मैंने इसका एक एनालिसिस बहुत करने की कोशिश की है गुज़िश्ता चंद घंटों में। जो चीज़ उनको करनी चाहिए थी वो ना कर सके। असल में वैसे तो 90 मिलिट्री एडवाइजर्स रूस के मौजूद थे कैराकस के अंदर ट्रेनिंग और डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और एक जनरल भी रशियन यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन अगर रशियन यहाँ पर कुछ मिलिट्री कंटेंजेंट रखते, कुछ एयरफोर्स के स्क्वाड्रन रखते, जैसा कि उन्होंने सीरिया में किए थे, तो अमेरिकन हमला जो है वो मुश्किल हो जाता उनके लिए। लेकिन इसमें भी काउंटर आर्गुमेंट है कि 2 रीजंस इसके हैं। एक तो ये अमेरिकन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पर रशिया के पास उस तरह की लॉजिस्टिकल कम्युनिकेशन एबिलिटी डिस्टेंस की वजह से नहीं है। सीरिया में बिकॉज ऑफ द ब्लैक सी एंड बिकॉज ऑफ द मेडिटेरेनियन, रशियंस जो हैं वो कंफर्टेबल थे कि वो सीरिया को मैनेज कर सकते हैं। और फिर आपने देखा कि यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। जब अब 2025 के अंदर सीरिया की हुकूमत को फाइनली गिराया गया, तो वो गिराया इसलिए गया कि रूस चूँकि फंसा हुआ है यूक्रेन में और कमज़ोर हो गया है, उसमें बॉक डाउन हो गया बहुत बुरी तरह से, तो रशिया और रशिया के बगैर जो है, चूंकि रशिया की ओवर्ट मस्कुलर डिप्लोमेसी होती है, चीन उसके पीछे खड़ा होता है, तो दोनों जो हैं वो सीरिया को बचा ना सके,
اور اب لاطینی امریکہ میں بھی ان کے انفلوئنس کو بہت بڑا دھکا لگا ہے. یہ بہت بڑا دھکا ہے روس کے لیے بھی, جس کا روایتی طور پہ بہت انفلوئنس رہا ہے لاطینی امریکہ میں, اور یہ بہت بڑا دھکا ہے چین کے لیے, جو کہ لاطینی امریکہ کے اندر اپنے انفلوئنس کو گرو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو دونوں یہاں پہ فیل ہو گئے, اور بیسکلی یوکرین کانفلکٹ اس کے لیے رسپانسبل. نوبل پرائز کا کیا ہوگا, یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے, بیکاز اس یورپین جو فیلنگ ہے, ویسے تو برطانیہ کے علاوہ کسی نے کوئی بہت کھل کے اس سے ڈسٹینس اپنے آپ کو نہیں کیا. جرمن جو چانسلر ہیں مرز, ان کا تو کہنا یہ ہے کہ نیکولس مادورو نے وینیزویلا کو اس تباہی پہ پہنچایا ہے, اور سبھی یورپین کنٹریز اس وقت انٹرنیشنل قانون کی, یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہے ہیں کہ, لیکن کوئی بھی نیکولس مادورو سے یہ جو چیز ہوئی ہے اس کو کسی نے کنڈیم نہیں کیا. دی اونلی کنٹری جس نے, میجر کنٹری جو ہے یورپین, جس نے بار بار یہ ایمفسائز کیا ہے کہ اس پوری چیز کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اسے سپورٹ نہیں کرتے, وہ ہے گریٹ برٹن, جہاں کے لیبر کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ برٹن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, برٹن از ناٹ انوالوڈ ان اٹ, اور ہم اس کو سپورٹ جو ہے بالکل بھی نہیں کرتے, انٹرنیشنل لا مسٹ پریویل. اب جو میں اس چیز کی ساری میں یہ ڈسکشن کرے اس لیے رہا ہوں کہ ظاہر ہے یہ پاکستان ریلیٹڈ ٹاپک نہیں ہے, لیکن اس کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پاکستان کی سچویشن کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے اندر بیلنس آف پاور کا کانسیپٹ ہے. انٹرنیشنل لا میں, انٹرنیشنل سسٹم میں کوئی سوورن نہیں ہے, کوئی کنگ نہیں ہے. انٹرنیشنل سسٹم ٹوٹلی بیلنس آف پاور کے پرنسپلس کے اوپر چلتا ہے. اس کے اوپر ہینری کسنگر کی ایک بہت ہی لازوال کتاب ہے ڈپلومسی کے نام سے. جب آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے ہیں ان دا میجر اسکولز لائک ہارورڈ یونیورسٹی, کولمبیا یونیورسٹی, جہاں پہ بھی جارج ٹاؤن وغیرہ میں, تو وہ ایک ریکمینڈڈ ریڈنگ ہوتی ہے جس میں بنیادی طور پہ 19th سینچری کی جو یورپین پالیٹکس ہے بلٹ اراؤنڈ دا پرنسپل آف بیلنس آف پاور, وہ اس کے اوپر وہ ساری کی ساری کتاب ڈاکٹر ہینری کسنگر نے لکھی, جو سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہے. اور وہ کتاب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنا سسٹم سمجھ آ جاتا ہے. تو یہاں پر بیلنس آف پاور کو وینیزویلن حکومت نے مس جج کیا, اس کو انہوں نے ہینڈل نہیں کیا, اپنی اکانومی کو مینج نہ کر سکے, نوئنگ فلی ویل کہ امریکہ کی وینیزویلن آئل کے اوپر کتنی زیادہ ریلائنس ہے, وہ امریکہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو ٹھیک نہ کر سکے, ریلیشن شپ خراب ہوتے رہے, سکسیزفل نیگوسیشن نہ کر سکے. چین سے اور روس سے انہوں نے بہت زیادہ امید رکھی, اور ان دی اینڈ آپ نے دیکھا ہے کہ چین اور روس ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے, اور ٹوٹل ایک سائلنس اور ان کی امپورٹنسی جو ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے آ گئی. ایک تو اس میں ایلیمنٹ, جو بیلنس آف پاور کا ایلیمنٹ ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر بھی ہوتا ہے. ڈومیسٹک پالیٹکس میں آف کورس ایک سوورن ہوتا ہے. پاکستان کے کیس میں سوورن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. امریکہ کے کیس میں امریکہ کا سوورن ملٹیپل پلیئرز اور ایجنٹس ہیں, جس میں امریکن کانگریس ہے, اس میں امریکن سینٹ ہے, اس کے اندر امریکن میڈیا ہے, اس کے اندر امریکن پولیٹیکل پارٹیز خود بذات خود بہت بڑا سسٹم ہے, اور امریکہ کی سول سوسائٹی ہے, امریکہ کی یونیورسٹیز ہیں, امریکہ کی کارپوریٹ ورلڈ ہے. یہ سارے مل کے امریکہ کی سوورینٹی اور اس کے سوورن کو ڈیفائن کرتے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں سوورن صرف اور صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کیسے آپ نے بیلنس کرنا ہے, آپ اس کو بیلنس کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز, ود دی ہیلپ آف نیبرز. آپ کے کیا ریلیشن شپ ویسٹ کے ساتھ ہیں, آپ کے کیا ریلیشن شپ مشرق وسطیٰ کے ساتھ ہیں, آپ کے کیا ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ ہیں, آپ کے اپنے اوپوننٹس کے ساتھ کس قسم کے ریلیشن شپ ہیں, اور آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس قسم کے ریلیشن شپ ہیں, آپ کی اکانومی کیسے پرفارم کر رہی ہے, سول سوسائٹی کیسے کھڑی ہے, دنیا کی مختلف آرگنائزیشنز آپ کے ساتھ, ان کی ریلیشن شپ آپ کے ساتھ کیا. یوں آپ کو پاکستان کی طرح کے ایک ملک میں بیلنس آف پاور کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے, اور عمران خان کی حکومت اس بیلنس آف پاور کے پرنسپل کو سمجھ نہ سکی بٹوین 2018 اینڈ 2022, جس کی وجہ سے وہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جو ابھی تک آپ کے سامنے چل رہی ہے, اور ایک بڑی انسرٹن صورتحال ہے جس کے فیوچر کا ہمیں نہیں پتا. ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, چین کی امپوٹنسی یہاں پہ بڑی کھل کے سامنے آئی ہے. چین کے بہت گروئنگ ڈیزائر ہے, امبیشنز ہیں لاطینی امریکہ میں, لیکن اس کو بہت سیٹ بیک ملا ہے. لیکن مئی 2025 میں چین نے اپنے اسٹریٹجک ملٹری ایلائی پاکستان کو بڑی اسٹرانگلی ڈیفینڈ کیا, اور وہ ڈیفینڈ اس لیے کیا کہ پہلگام کی جب ٹریجڈیز ہوئیں تو اس کے بعد یہ انڈرسٹینڈیبل تھا کہ ہندوستان نے اعلان کر دیا, وہاں کے پرائم منسٹر نے, کہ ہم اس کو رسپونڈ کریں گے اور لوگوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. اور ملٹری اسٹریٹجک مائنڈ سے بالکل کلیئر تھا کہ ہندوستان کی ایک ہی آپشن ہے کہ ہندوستان میسو ایئر اسٹرائک کرے گا اگینسٹ پاکستان یوزنگ اٹس ایریل کامبیٹ جو اس کے پلیٹفارمس ہیں. اور چین نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا اس وقت اسٹریٹجیکلی کہ پاکستان جو اس کا ایلائی ہے, اس کے ویسٹرن فرنٹ کے اوپر اس کا واحد ایلائی ہے اس پورے ریجن کے اندر, اسے ہیوملیٹ نہیں ہونے دینا. اگر ہندوستان سکسیزفل ایئر اسٹرائک کرتا, اس کے جہاز نہ گرتے, رسپانس میں پاکستان کچھ نہ کر سکتا, اس کو برداشت کرنا پڑتا, تو چین کا ایلائی پٹ جاتا. چین نے اسٹریٹجک ڈیسیجن کیا
کہ اپنے ایلائی کو پٹنے نہیں دینا، یہ وجہ ہے کہ چین نے ایک طرح سے ہندوستان کے خلاف ایکٹ آف وار کیا جب انہوں نے اپنے ملٹری سیٹلائٹ جو ہیں اس کی انفارمیشن پاکستان کے جو سسٹم تھا اس میں فیڈ کی، جس کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس کے پاس ایک بہت بہتر سچویشنل اویئرنیس تھی، اور کہتے ہیں کہ چائنیز ایمبیسڈرز پورے ٹائم پیریڈ میں پاکستان کے آپریشن روم میں رہے، اور چائنیز اکوپمنٹ، چائنیز جہاز، چائنیز مسلس، اور پھر ظاہر ہے کہ PL-15 کا انڈینس کو نہیں پتا تھا۔ وہاں پر پاکستان نے ایک نیا پرنسپل بھی انووک کیا جس نے انڈینز کو سرپرائز کر دیا۔ جیسے 1965 میں انڈینز نے یہ پرنسپل انووک کیا کہ آکیوپائڈ ٹیریٹری جو ہے جموں اینڈ کشمیر کی، جو کہ متنازع ہے اور انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ہے، اس کے اندر اگر پاکستان جنگ کرے گا تو ہندوستان ریزروز دا رائٹ اٹوٹ ٹنگ کا پرنسپل وہ لے کر آئے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ ٹنگ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم لاہور اور سیالکوٹ کے بارڈر پہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک پرنسپل وہاں پر ری ڈیفائن کیا، اس سے پہلے یہ پرنسپل اس طرح سے ڈیفائن اس ریجن میں یا دنیا میں نہیں ہوا تھا۔ پاکستان نے بھی جو کانفلکٹ ہوا ہے مئی کا، اس میں ایک نیا پرنسپل ڈیفائن کیا۔ انڈین ایئر فورس کی اسمپشن یہ تھی کہ اگر ان کے جہاز بہت اندر انڈین ٹیریٹری میں رہتے ہیں تو پاکستان ڈزنٹ ہیو اے کاز ٹو اٹیک دیم، اور انہوں نے پاکستان کے اندر ٹارگیٹ اٹیک کر دیے، جیسے کہ 2019 میں ہوا تھا جب ابھی نندن نے لائن آف کنٹرول یا بارڈر ہی کراس کر لیا تھا، تبھی پاکستانیز نے اس کو انگیج کیا تھا یا اس کو شوٹ ڈاؤن کیا تھا۔ یہاں پر پاکستان نے اس کی جو انٹرپریٹیشن کی وہ یہ کی کہ جب انڈین ایئر فورس کے جہاز جو اپنی ٹیریٹری میں 150 کلومیٹر اندر تھے، جب انہوں نے اپنے اسٹینڈ آف ویپنز یا ویپنز کا استعمال کر لیا تو وہ ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ وار بن گئے، اور پاکستان ایئر فورس نے ان کو ٹارگیٹ کیا، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ PL-15 کی رینج جو ہے 150 کلومیٹر یا اس کے بیونڈ ہوتی، لیکن اس کے اندر پرنسپل آف وار کو انہوں نے ری ڈیفائن کیا، جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ ممکن ہو سکی۔ بہرحال میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ چین نے اپنے ایلائی کو وہاں پہ ڈیفینڈ کیا، یہاں پر روس اور چین اپنے ایلائی کو ڈیفینڈ نہ کر سکے، ان کی سفیشینٹ ملٹری پوسچرنگ نہیں تھی، جو اگر پچھلے 15 دن میں وہ پوسچرنگ کرتے، وہ انہوں نے نہیں کی ایفیکٹو۔ میں اس پہ خاصی ریسرچ کی، اگر وہ کرتے تو صورتحال مختلف ہو سکتی، کیونکہ وینیزویلا کی آبادی، اب میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ صرف 28 ملین ہے، اتنی چھوٹی آبادی کا ملک 300 بلین بیرلز آف آئل کے اوپر بیٹھا ہوا، ظاہر ہے بہت انسیکیور تھا، اور اس کو کوئی ریولوشنری اسپرٹ یا لوگوں کی جو سڑکوں پہ نکل آنا یا اینٹی امریکن سلوگن کے جلوس جو ہیں، جو کہ کامن لوگوں کی بہت زیادہ تھنکنگ ہے، بہت زیادہ لوگ ایڈیولوجیکل مورل لینس سے پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ہمیشہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو ایک ڈفرنٹ قسم کی اویئرنیس دینے کی کوشش کروں، جو میں نے اس ویڈیو سے کی ہے۔ اب جس کو سمجھ آئے اس کا بڑا بھلا، جس کو نہ سمجھ آئے اس کا بھی بڑا بھلا۔ تھینک یو۔